आदाब, इंडिया टुमारो में आपका स्वागत है। मैं मसूद अंसारी। आज चर्चा में हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं पल्लवी घोष। और पल्लवी घोष पिछले 10 सालों से, तकरीबन 1 दशक से मानव तस्करी की जो समस्या है उस पर काम कर रही हैं। पल्लवी घोष दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है, उसके बाद चेन्नई से मास्टर्स किया है। मानव तस्करी, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में ड्रग्स और विपन जो हथियार के कारोबार हैं, उसके बाद सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसमें मानव तस्करी है। और मानव तस्करी के बहुत सारे प्रकार हैं जिस पे अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देश में बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है और हर राज्यों में ये मामला हर दिन आए दिन जो है, हर नए डेटा, हर नए आंकड़ों में इसका विस्तार हम देख पा रहे हैं। बहुत सारी एनजीओज इसके लिए काम कर रही हैं, इस मामले से निपटने के लिए, इश्यूज के। सरकार ने 2018 में इसमें बहुत सारे कानून बनाए और अलग अलग प्रावधान किया, लेकिन अब तक इन मामलों पे क्या हुआ, अब तक ये मामले जो तस्करी के मामले कम क्यों नहीं हो रहे हैं? हर आंकड़ों में हमको देखने में आ रहा है कि मामले ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 44,000 बच्चे हर साल भारत में जो है उनकी मानव तस्करी होती है। ये भी एक आंकड़ा है। तो हम इस तमाम मामलों पे बात करेंगे। पल्लवी घोष के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि पल्लवी घोष पिछले 10 सालों से जो काम कर रही हैं उसमें 5,000 से ज़्यादा रेस्क्यू इन्होंने किया है और इसमें मदद करी है प्रशासन की और सरकार की। तो आपका स्वागत है पल्लवी, इंडिया टुमारो में। आप ज़रा विस्तार से बताएं कि ये जो मामले आप पिछले 10 सालों में आपने टैकल किया है या रेस्क्यू किया है, इस पे ज़रा एक विस्तार से ज़रा बताएं इसे। सबसे पहली बात तो ये है कि मानव तस्करी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। हम अक्सर इस चीज़ के बारे में ना चर्चा नहीं करते हैं। हम जब ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे मुझे याद है मैं जब बच्चों को रेस्क्यू करके मतलब उद्धार करके ले जाती थी, दिल्ली की बात है, दिल्ली में लोकनायक हॉस्पिटल है, फिर आपके LNGP जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, GTB हो गया, तो वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस मुझे पूछती थी कि मानव तस्करी क्या है। मतलब वो उनको लगता था कि ट्रैफिकिंग की बात जब करते हैं उनको लगता है ट्रैफिक सिग्नल। तो सबसे बड़ी चीज जो है, लोगों के बीच में जानकारी नहीं है, लोग इस चीज के बारे में बात नहीं करते हैं। अब जैसा इन्होंने बताया कि मानव तस्करी में ड्रग्स और आर्म्स का होता है, लेकिन ड्रग्स और आर्म्स के बारे में तो फिर भी हम लोगों को सुनने में आता है सबसे बड़ी चीज जो है वो है प्रोस्टिट्यूशन। वेश्यावृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है इस चीज में। छोटे छोटे लड़कियों को, पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब 13-14 साल की लड़कियों की तस्करी होती थी, आजकल तो 8-9 साल की भी लड़कियों की तस्करी होती है। और इसमें सबसे नंबर 1 रैंक पे अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखिए तो नेपाल है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में आप अगर कलकत्ता को हटा दे तो आप हर दूसरे घर में देखेंगे कि बच्चे मिसिंग। वे बच्चे कहाँ जाते हैं? इन बच्चों को दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, इन सब जगहों में लाके उनको बेच दिया जाता है। और बेच दिया जाता है, उसके बाद उनके साथ हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी चीज जिसके बारे में हम बात नहीं करते वो है जबरन शादी। अब हरियाणा को ले लीजिए, हरियाणा और राजस्थान में इतनी ज्यादा भ्रूण हत्या हुई है, लड़कियों की जो परसेंटेज है बहुत कम है लड़कों के अकॉर्डिंग। तो इसलिए क्या होता है कि ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, असम हो गया, वहां से लड़कियों को लाके यहाँ पे रखा जाता है और यहाँ पे उनसे जबरन शादी करवा दिए जाते हैं। अब इसमें कैसे ऑनर किलिंग रिलेटेड है मैं आपको वो भी बता दूं। वैसे तो हम जब किसी जाट या गुजर की शादी होती है, हम बोलते हैं कि ऑनर के अगेंस्ट हम उनको मार देते हैं, लेकिन इस पे क्या होता है, हम पश्चिम बंगाल से माइनर मुस्लिम लड़कियों को लेके आके हरियाणा में उनसे ट्रिपल एज के आदमियों से शादी कराते हैं। तो यहाँ पे इसको आप क्या बोलोगे, इसमें ऑनर कहाँ गया? यहाँ पे जब आप औरतों से या मर्दों से पूछते हैं कि इसमें आपका ऑनर कहाँ गया, इसमें आपकी इज्जत कहाँ गई, तो वो मुझे बोलता है कि हमें अपना वंश बढ़ाना, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को देखना है। तो इस तरह से तो सिचुएशन ऐसे ही बढ़ता जा रहा है और इस तरह से तस्करी होती जा रही है। आपको क्या लगता है क्या कारण है मानव तस्करी के पीछे? देखिए, सबसे बड़ा कारण है गरीबी, पॉवर्टी, जो पहला चीज है। गरीबी एक है, दूसरा है इलिटरेसी, लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं, लोगों के पास साधन नहीं है पढ़ने लिखने के। हमने सर्व शिक्षा अभियान कर दिया है, स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया है, लेकिन मुद्दा ये देखना पड़ेगा जब इतनी इनइक्वालिटी है, आपको पता है जो पैसे वाले और पैसे वाले बन रहे हैं, जो गरीब है और गरीब बन रहे हैं, सरकार की जो स्कीम्स है उनके बारे में भी उनको पता नहीं लग रहा है। थर्ड है डिजास्टर, इतने ज्यादा फ्लड्स, अर्थक्वेक ये सब हो रहे हैं, इससे भी बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे तस्करी क्यों बढ़ रही है? तस्करी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अभी कोरोना में मैं आपको बता दूं, इंजीनियर्स लोग ट्रैफिकर्स हो गए, तस्कर, वो लोग तस्कर हो गए, इंजीनियर्स लोग। 1-2 इंजीनियर से मैं मिली, मैंने उनको पूछा कि आप क्यों ट्रैफिकिंग कर रहे हो, क्या कारण है आपका ट्रैफिकिंग करने के पीछे? उन्होंने मुझे बोला कि उनकी सैलरी कोविड के पहले 1 लाख रुपए थी,
कोविड के बाद उनकी सैलरी हो गई है 50,000, लेकिन उनके जो खर्चे हैं वो तो कम नहीं हो रहे। तो अब क्या करें? अब इंसान को 2 टाइम का जब खाना नहीं मिलता, वो ये नहीं देखता क्या न्याय है क्या अन्याय है। तो ये भी बहुत कारण है कि इस वजह से भी बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग बढ़ गया है। कोविड में छोटे छोटे बच्चों को कोविड पॉजिटिव बोल के उनके ऑर्गन्स काट के बेच दिया गया है। मैंने पता नहीं कितने ऐसे हॉस्पिटल्स में देखा है जहाँ पे बोला गया है बच्चा कोविड पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअली उसको कोविड ही नहीं है, बाद में पता चल रहा है उसके ऑर्गन्स नहीं है। किस दिल्ली में भी हुआ है, बहुत बड़े शहरों में बड़े शहरों में भी हुआ है, छोटे छोटे शहरों में भी हुआ है, रिपोर्टेड नहीं है। ये चीज एकदम अनरिपोर्टेड है। तो और इस कोविड के चक्कर में बहुत सारे छोटे बच्चों का चाइल्ड मैरिज भी हुआ है, जो गौना हम बोलते हैं ना राजस्थान में, जहाँ पे एक लड़की की आप शादी कराते हो तो इस चक्कर में फैमिली ने क्या है कि दोनों बच्चों की गौना कर दिए कि पैसे खर्चा ना हो जाए। तो इस चीज से और बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार एक्सेप्ट नहीं करती। सुनने में बुरा लगता होगा, मैं ये हर बार चिक चिक के बोलूंगी, पश्चिम बंगाल टॉप रैंक में है, लेकिन अगर आप एनसीआरबी डेटा देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, उसमें आपको ट्रैफिकिंग के थोड़े नंबर आएंगे, शायद 100-200, जबकि आप बोल रहे हैं पता नहीं 45,000 से आते। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, हर दिन पश्चिम बंगाल से कम 500 से 1000 लड़कों की ट्रैफिकिंग होती है, जो कि आप देखेंगे डेटा में नहीं है। यही मुद्दा है। तो सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर क्यों नहीं दिखती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो कि ये ट्रैफिकिंग मतलब बोलता है ना, आर्म्स और ड्रग्स के बाद वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बोलता है ना, एकदम बूमिंग बिजनेस है, अर्निंग का। सबसे बड़ी बात है, सरकार इसलिए नहीं देखती क्योंकि ये एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, आप पकड़ नहीं सकते। जैसे जिसने मेरे से फोन पे बात किया होगा, वो उसको नहीं जानता जिसने मुझे रास्ते में मेरे से मिला होगा, वो उसको नहीं जानता जो रेलवे स्टेशन में मुझे ट्रेन में बिठाया होगा, वो उसको नहीं जानता जो मुझे बेच रहा होगा। सो इट्स लाइक सब लोग एक साथ अटैच्ड है, लेकिन किसी को किसी का नहीं पता। तो आप अगर किसी को अरेस्ट भी करते हो ना, आप पीछे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, प्रूफ भी नहीं करते। और सबसे दुख की बात यह है कि जो इंडियन जुडिशियरी, जो इंडिया में जो हम कोर्ट की अपील लगाते हैं, मुझे अभी भी याद है 2001 में एक लड़की की रेस्क्यू हुई थी, 2011 में उसको जस्टिस मिला था। तब तक उसके पति को पता भी नहीं था कि वो एक जीबी रोड से रेस्क्यू हुई थी, उसके पति ने उसको छोड़ दिया। और हमारे देश में सबसे बड़ी बात है, जब किसी लड़की की रेप होती है तो हम बोलते हैं कि उसका रेप हुआ है, हम कभी नहीं बोलते कि उसने उसका रेप किया। हमें अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, जो हम चेंज नहीं करते। और ट्रैफिकिंग के बारे में तो बात ही नहीं करते। पुलिस आती है तो हमें लगता है हमने कुछ गलत काम किया होगा, इसीलिए पुलिस आई होगी। और गाँवों में क्या होता है, शहरों में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, गाँव में हर कोई मामा चाचा भैया ऐसे होते हैं, और वो मामा चाचा भैया दीदी ही ट्रैफिकिंग करती है। क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई मैं, मुझे कैसे पता होगा गांव में इस घर में पैसे नहीं है, इस घर में खाने को लाले पड़ रहे हैं, हमें कैसे पता? गांव के लोग ही भेजते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है एक तरह, एकदम। और अभी तो मैं बोल रही हूँ, कलकत्ता का एक केस मेरे पास आया है, जिसके लिए हम जा रहे हैं अभी कलकत्ता। पिताजी ने बेटी को बेचा है कश्मीर। आप सोचिए, जहां पे बाप बच्चे को, बेटी को बेच रहा है, माँ बेटी को बेच रही है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं? वहां पे तो आपके हाथ बंद है, वहां पे भी आप क्या प्रूफ करोगे? वहां पे बच्चे को आप वहां पे अरेस्ट करके डाल भी नहीं सकते, और प्रूफ नहीं होता, कोई जवाब ही नहीं देता, कोई सामने ही नहीं आता, तो आप किस तरह उस चीज को रोकोगे? कौन कौन से राज्य भारत के जहाँ ज्यादा इस तरह की मानव तस्करी के मामले आते हैं सामने? देखिए, पश्चिम बंगाल नॉर्थ, जैसे आप पश्चिम बंगाल करते हो, पश्चिम बंगाल, असम, इन सब एरियो से मोस्टली जबरन शादी, जो कि फोर्स्ड मैरिज होता है। पश्चिम बंगाल से प्रोस्टिट्यूशन। आप दिल्ली रेड लाइट एरिया, बॉम्बे रेड लाइट एरिया, जो कि फर्श बाजार, फॉकलैंड रोड देख लीजिए, हमारा कमाटीपुरा देख लीजिए, आप मेरठ के कबाड़ी बाजार देख लीजिए, ये सब पश्चिम बंगाल के हैं। और लेबर में होते हैं आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। अब इसमें भी एक कारण है, देखिए क्या होता है, वेस्ट बंगाल, नेपाल, असम से बोलते हैं वहां की लड़कियों का स्किन सॉफ्ट होता है, वहां की लड़कियों का प्रोस्टिट्यूशन और फोर्स मैरिज में डाल सकते हो। और जब तक अब झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में वहां के बच्चों का हाथ हार्ड होता है, वहां के बच्चों को आप काम पे लगा सकते हो। अब मुझे नहीं पता आपने सुना है क्या, चेन्नई में शिवकाशी नाम का एक जगह है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रैकर्स बनाते हैं हम, क्रैकर्स फैक्ट्री। वहां पे इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में क्रैकर्स फूटते हैं, मतलब इतनी बुरी हाल है। अब हम सिर्फ वैश्यावृत्ति की बात करते हैं, हम जबरन शादी की बात करते हैं, हम फास्ट फैशन की बात नहीं करते। इस पर मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ। जो हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम लोग बहुत H&M के कपड़े पहनते हैं, मैंगो के कपड़े पहनते हैं, ज़ारा के कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। क्या हमें पता है इन कपड़ों को बनाने के पीछे, मैंने आज तक कभी ज़ारा और H&M के कपड़े नहीं पहने हैं, मतलब बाई आइडियोलॉजी नहीं पहनती हूँ। मैंने खुद देखा है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि जो फैशन डिजाइनर है वो बाहर है, जो पीछे जो काम करता है वो है छोटे बच्चे।
और वो जिस मटेरियल से काम करते हैं वो मटेरियल्स और वो केमिकल्स इतने खराब होते हैं, बच्चों के आधे टाइम नाखून नहीं होते, बच्चों के हाथ मतलब हाथों के स्किन पील्ड ऑफ है। तो आप सोच सकते इस चीज के बारे में तो हम बात ही नहीं करते, इस चीज के बारे में शायद किसी को नहीं पता हो, चर्चा ही नहीं होती, जागरूकता नहीं होती। तो तस्करी एक चीज है, और तस्करी किस किस चीज के लिए करी जाती है वो भी एक अलग चीज है। बेगर माफिया देख लीजिए, जो हमें रेड लाइट में बच्चे मिलते हैं, वहां पे भी एक ट्रिक है। सुबह एक ओमनी आएगा, ओमनी को आप बंद करोगे, बच्चे आते हैं। अगर एक बच्चे का आंख नहीं है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, किसी का हाथ नहीं है उसको कम पैसा मिलेगा, जिसके सारे ऑर्गन है उसको वो मिलेगा। मैंने एक बच्ची को साकेत रेड लाइट एरिया में 1 महीने फॉलो करके मुझे उसका स्टोरी पता लगा। हर दिन देखती थी उस बच्चे का जो नीचे वाला होठ है वो सुजा रहता था, हर दिन मैं देखती थी। मैंने सोचा कि क्यों इस बच्ची का होठ सुजा हुआ है, एक बार बात करते हैं। फिर मैंने 3-4 दिन ऑब्जर्व करके, 3-4 हफ्ते ऑब्जर्व करके मैंने उसको माँ को देखा, वो हर दिन उसकी मम्मी सुबह उठ के उसको उस बच्चे को होठ में मारती है ताकि उसका होठ सूज जाए और वो पैसा कलेक्ट कर पाए। आप बताइए, जहाँ पे माँ बच्ची को ऐसे यूज कर रही है और क्या पता उसकी असली माँ है क्या, उसमें आप क्या कर सकते हो। तो ये सब तो यही सिचुएशन है। और दिल्ली तो बहुत मतलब दिल्ली का जीबी रोड सोचिए, दिल्ली का जीबी रोड तो मतलब कोठे इतने हैं, नेपाली बंगाली आंध्रा की लड़कियां, थोड़ी क्या बोलते हैं उड़ीसा की लड़कियां आती है। राजस्थान में एक ट्राइब है, क्या बोलते हैं, वहां पे तो प्रोस्टिट्यूशन उनका फैमिली ट्रेडिशन है, बेरवा ट्राइब। वहां पे प्रोस्टिट्यूशन उनकी फैमिली ट्राइब है, उनकी घर की बड़ी बेटी प्रोस्टिट्यूशन करेगी ही, और उसके जो पिंप है उसके फादर या फिर उसके ब्रदर उसके लिए पिम्प्स लाएंगे। तो ये सिचुएशन है, तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जरा आप बताएं इसको विस्तार से कि मानव तस्करी के बाद जो है जिन लोगों को लाया जाता है और अलग अलग तरह से यूज किया जाता है, बाल अपराध जैसे आपने अभी कहा कि ब्रांडेड कपड़ों के पीछे वो उनके शोषण भी शामिल है, तो और किन किन तरीकों से उनका शोषण किया जाता है। देखिए, आर्म सोल्जर्स तो बहुत कॉमन है। छोटे छोटे बच्चों को उठाया लाया जाता है और उनको गोली मारना सिखाया जाता है, अलग अलग गैंग्स में डालते हैं। ऑर्गन रैकेट भी हो गया, फोर्स मैरिज हो गया, जबरन शादी हो गई, भीख मंगवाना, फिर आपके ड्रग्स। मैं आपको एक छोटा इंसिडेंट बता दूं। मैं एक जगह पे थी तो मैं एक देखती थी, छोटा बच्चा हर दिन बॉर्डर क्रॉस करता है नागालैंड में। मैंने 2-3 दिन बच्चे को ऑब्जर्व किया। फिर मुझे पता लगा, अरे यार ये बच्चा तो बॉर्डर क्रॉस करता है, बॉर्डर में क्या कर रहा है। फिर पता चला उस बच्चे के बॉडी में, 4 साल के बच्चे के बॉडी में उसकी माँ क्या करती है, ड्रग्स पेस्ट कर देती है। वो बच्चा सुबह से खेलते शाम तक वो बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। उसके बाद उस बच्चे को क्या बोलते हैं, उधर से वो लोग पैसा पेस्ट कर देते हैं। तो आप सोचिए, वो छोटा बच्चा ड्रग पेडलर है, उसको मालूम भी नहीं है। हाँ, मैं या पुलिस कभी सोच भी सकता है कि वो बच्चा ड्रग पेडलर होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से ये लोग करते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो ऑर्गन हो, आर्म्स हो, फोर्स्ड मैरिज हो, फिर आप फास्ट फैशन ही बोलिए, क्रैकर फैक्ट्री बोलिए, जो बिंदी लगाते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है राजस्थान में, जो डायमंड्स है, डायमंड्स बहुत पॉलिश्ड होते हैं। तो ये जो पॉलिश डायमंड्स है, इसके पीछे तो बहुत सारे बच्चों के नाखून ही नहीं है। आप सोचिए, इस तरह का सिचुएशन है, तो हर एरिया में है। अच्छा, आपको इस क्षेत्र में काम करने के लिए किस चीज ने प्रभावित किया कि आपने इस रेस्क्यू का काम शुरू किया? देखिए, मुझे याद है कि मैंने एक टाइम पे एक आर्टिकल कहीं पे पढ़ा था, पता नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू में, बहुत साल पहले 2011 में, कि मतलब सेक्स वर्कर्स को लेके कुछ पढ़ा था। तो मुझे लगा था, मुझे तो छोटे से ही पता था कि सेक्स वर्क लोग बाय चॉइस करते हैं, मुझे ऐसा पता था। फिर मैंने 2-4 सेक्स वर्कर्स से बात किया, तो मुझे पता नहीं अब लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, पर मेरा एक्सपीरियंस ये है, मुझे उन 3-4 सेक्स वर्कर्स ने ही बोला कि दीदी, पहली बार तो कोई मर्जी से नहीं करता, किसी को पसंद नहीं है ये काम करना, पहली बार तो हम लोगों को फोर्स करके ही लाया जाता है। फिर मैंने कोलकाता में अपना रिसर्च शुरू किया। जब मैंने कोलकाता में रिसर्च शुरू किया तो मैंने देखा कि घर से औरतें अच्छे अच्छे कपड़े पहन के टिफिन लेके जाती है ऑफिस में काम करने के लिए, मुझे पता होता था। फिर पता चलता था कि इन औरतों को बोला जाता है कि आप काम करो, आपको पैसा मिलेगा, बैग की फैक्ट्री में काम करो, इस पे काम करो। फिर ये लोग जहां पे जाती थी उसमें ये प्रोस्टिट्यूशन चलता था, सेक्स वर्क चलता था। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च करना शुरू किया, सेक्स वर्क क्या है, क्यों है। फिर मुझे पता चला ट्रैफिकिंग। फिर जब मैंने ट्रैफिकिंग में काम करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 80% ऑफ द टाइम्स इट्स बाय फोर्स, ये ट्रैफिकिंग होता है। तब मुझे ट्रैफिकिंग के विभिन्न जो बोलते हैं ना, मैं जहां पे काम करती थी वो लोग सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड लेबर पे ही काम करते थे या फोर्स्ड मैरिज पे ही काम करते थे। फिर मैंने अलग अलग चीजों को पकड़ना शुरू किया कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्या होता है, आर्म्स ट्रैफिकिंग क्या होता है, फिर ये जो क्रैकर फैक्ट्री में बच्चे आते हैं। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं, इस पे काम करना जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं, मेरे साथ बहुत लोग थे जिन्होंने
2-4 साल काम किया, ये करियर छोड़ दिया, कुछ और कर दिया। मैंने भी सोचा था छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मतलब एक इतना मोटिवेशन है, आप एक बच्चे को रेस्क्यू करके जब वो बच्चा बोलता है ना कि आपने उनको नया लाइफ दिया है, तो उसके सामने आई डोंट थिंक मनी और एनीथिंग कैन, मतलब बोलते हैं ना, आपको वो सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो ये जो लोग इस अपराध में संलिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको लेकर के सरकार क्या किस तरह के कानूनों का प्रावधान है इसमें? देखिए, अभी- सरकार ने तो बहुत कानून किया है, सरकार बहुत एफर्ट्स भी ले रही है। सबसे बड़ी बात है कि प्रूव ही नहीं होता। ओके। सबसे बड़ी बात है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव ही नहीं कर सकते कि आपने एक लड़की को बेचा है, क्योंकि कोर्ट क्या करती है, वही जो हम लोगों ने, मैंने सनी देओल का एक डायलॉग सुना था, तारीख पे तारीख, वो हमारे इंडियन कोर्ट्स के लिए एकदम एप्लीकेबल है। कोर्ट हर दूसरे दिन तारीख देगी, या तो डिफेंस काउंसिल को बीमार होगा, या फिर क्या बोलते हैं प्रोसिक्यूशन को कुछ होगा। इससे क्या होता है, कोर्ट डिले करती रहती है, जिससे क्या होता है, विटनेस एक तो भूल जाता है। दूसरी बात है, ये सारे जो विटनेस होते हैं वो पश्चिम बंगाल से होते हैं। जब तक कोर्ट डेट देने लगती है, वो लैंग्वेज भी भूल जाते हैं, तो याद ही नहीं रहता उनको। कन्विक्शंस नहीं है इंडिया में, जैसे पिंप लोगों की कन्विक्शंस का वो नहीं है। अमेरिका में क्या है, आप सॉलिसिट नहीं कर सकते, आप पब्लिकली पैसा एक्सचेंज नहीं कर सकते। आपको मतलब इंडिया में क्या है कि लोग अपना बॉडी बेच सकते हैं, किसी और के बॉडी को बेचना क्राइम है। पिम्प्स को वो लोग इंडिया में अरेस्ट नहीं करते, वो लोग जिसने लड़की को बेचे उसी को अरेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे लूप होल्स है सिस्टम में, जिसको बहुत चेंज करने की जरूरत है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट्स इतना डिले करते हैं। मुझे याद है, मैंने एक लड़की को 2014 में रेस्क्यू किया था। वो लड़की वसंत कुंज से रेस्क्यू हुई थी, बहुत बड़ा मैटर था इसमें। बीबीसी से लेके एएफपी से लेके हब सब ने केस कवर की थी। वो 2 साल बाद वो लड़की आई, तब तक वो हिंदी बोल चुकी थी, वो संथाली में बोल रही थी। जज बोलता है इसको तो हिंदी आता ही नहीं है, तो कैसे जस्टिस मिलेगा, आप सोचिए। तो ये सब तो बहुत मतलब जुडिशियरी का बहुत बड़ा लैकुना है। विटनेस डिले हो जाती है, जस्टिस सिस्टम बहुत स्लो है। तो सरकार ने लॉज और रेगुलेशंस और रूल्स तो बहुत बना दिया है, लेकिन ऑन ग्राउंड में कितना हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें था कि दिल्ली में 1000 से ज़्यादा ऐसी एजेंसीज काम कर रही हैं जो मानव तस्करी के मामले में जो बच्चे लाए जाते हैं, माइनर ज़्यादातर, उनको घरों में काम करने के लिए उनको सप्लाई करने का काम करती हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड काम कर रही हैं। क्या इसको लेकर के सरकार कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप अगर शकूरपुर एरिया ले लो, शकूरपुर, पंजाबी बाग, वो सब है प्लेसमेंट एजेंसी का अड्डा। प्लेसमेंट एजेंसी करके कोई एक्ट ही नहीं है। आप अगर उनके ऑफिस में जाओगे तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे उनके ऑफिस में क्या क्या है। उनके ऑफिस में डायरी से लेके, कैलेंडर से लेके प्रॉपर सेटअप होता है। हमने 2013 के 25 दिसंबर के रात को 70 लड़कियां रेस्क्यू की थी सीआईडी झारखंड के साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सारी बच्चियों को झारखंड से लाया जाता है बोल के कि काम दिलाएंगे। ये सारी प्लेसमेंट एजेंसी से हमारे दिल्ली के एडुकेटेड लोग काम पे लेते हैं लड़कियों को, और 30,000 रुपए टोकन देते हैं। फिर उसके बाद 10,000 महीना, 15,000 महीना, उसमें से 3,000 जाता है प्लेसमेंट एजेंसी को और 12,000 जाएगा लड़की को। दिल्ली में हर जो रिच एलिट फैमिलीज जो बोलते हैं, उनके घर में मैक्सिमम घर में माइनर्स है। और अगर हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इन्होंने तो कागज में दिखाया 18 साल की है। आधे टाइम तो फर्जी आधार कार्ड बनते हैं, फर्जी वोटर आईडी बनते हैं। ये एकदम 110% ट्रुथ है कि दिल्ली में इतने प्लेसमेंट एजेंसी एग्जिस्ट करते हैं, और हम पैसा भी तो देते हैं। हम आगे से जाके, अगर यहाँ पे, आप मानोगे नहीं, पंजाबी बाग में एक फेस्टिवल होता था, मुझे नहीं पता, अब 1-2-3 साल से मुझे नहीं पता, जहाँ पे ऑक्शन होता था मेड्स का। आपको पतले मेड चाहिए, आपको लंबे मेड चाहिए, आपको काले मेड चाहिए, आपको गोरे मेड चाहिए। लिटरली एक ऑक्शन होता था जहाँ पे आपको जिस तरह के मेड चाहिए उस तरह की मेड्स आपको मिल सकते हैं। एक प्रॉपर एक होता था। आप मानोगे नहीं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन जगहों से लड़कियों को लाया जाता है, लाके यहीं पे नॉर्थ इंडिया में किसी जगह पे उनका ग्रूमिंग करके उनको मलेशियन, कोरियन, जापानीज, चाइनीज करके बेचा जाता है। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा रैकेट है, और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ट्रैफिकिंग कभी आप सोचिए ना, अगर इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होगा तो कैसे इतना ज्यादा पनपेगा ये, कितना बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है। और आप प्रूव भी नहीं कर सकते कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि जो नीचे काम करते हैं उसको पता ही नहीं ऊपर कौन उसको चला रहा है। तो ये तो बहुत है। आप अभी भी पंजाबी बाग चले जाओ, आपको प्लेसमेंट एजेंसी मिल जाएंगे। आप अभी भी क्या बोलते हैं, शकूरपुर चले जाओ, प्लेसमेंट एजेंसी मिल जाएंगे। गली गली में वहां पे प्लेसमेंट एजेंसी, और सारे प्लेसमेंट एजेंसी 3rd क्लास पढ़े हैं, 4th क्लास पढ़े हैं, लेकिन उनके पास बोलेरो से लेके बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े फ्रिज, गोदरेज सब। कैसे? क्योंकि उनको एक लड़की को, अब लोग क्यों अच्छा काम करें बताइए।
अब हम नौकरी करेंगे, हमको मिलेगा कितना? 50,000। हम 1 लड़की लाएंगे, हमको मिलेगा 50,000। तो हम 10 लड़की लाके 5 लाख ला सकते हैं। तो इजी पैसा है ना, तो यही बात। तो इन जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड ये एजेंसीज काम कर रही हैं, इसको लेकर के क्या कोई पुलिस या कुछ इस तरह की एनजीओज बहुत सारी काम करती हैं? बहुत ज्यादा एनजीओज। तो कोई फर्क नहीं दिखता इस तरीके का? हाँ, प्रॉब्लम ये है ना, देखिए प्लेसमेंट एजेंसी को आप बंद करेंगे, अरेस्ट करेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, एफआईआर डाल देंगे, फिर बेल हो जाती है उनकी 3 महीने बाद। बेल नहीं भी होती है, सजा भी मिल जाती है, फिर विटनेस नहीं आता। तो मेन प्रॉब्लम है ना, कोई फॉलो अप नहीं होता उनका। वो निकल जाते हैं, फिर से वो बना लेते हैं। अभी हमने नोएडा में भी कितना रेस्क्यू किया लास्ट ईयर। अभी तो मैं लास्ट ईयर शायद 2021 के बिगिनिंग में मैंने शायद बीकानेर, पिपरा कोटी, बिहार इतने रेस्क्यू किए, इतने 70 लड़कियों को निकाला, फिर से प्लेसमेंट एजेंसी हो जाता है। क्योंकि हम एफआईआर करते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, बच्चियां अगर नहीं बोलती, बच्चियां अगर भूल जाती है, प्रूफ नहीं होता, तो क्या होगा? फिर से प्लेसमेंट एजेंसी। अब उनको लगता है कि इतना पैसा, ठीक है 1-2 बार कोर्ट जेल चले गए, क्या हुआ? क्या फर्क नहीं पड़ता। मेन है कन्विक्शंस नहीं होता। और लॉ भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ना। 7 साल सजा मिलती है। हम बोलते हैं आजीवन कारावास। आजीवन कारावास 14 साल तो मुझे नहीं लगता आजीवन कारावास 14 साल आजीवन कारावास होता है। एक इंसान अगर 25 साल का हुआ, 14 साल मतलब कितना उसका? तो अराउंड 35-40 ही होगा। तो कैसे आप बोल सकते हैं आजीवन कारावास? 2018 में गवर्नमेंट ने कुछ लॉ लेके आए थे इसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको लेकर के, और उसमें कहा गया था कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी होगा जो इसको वॉच करेगा, कुछ फंड दिया जाएगा पुलिस को। तो चूंकि आप काम कर रही हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपको क्या लगता है 2018 के बाद सरकार जो गंभीरता दिखाई है, जो कि हम पढ़ते हैं रिपोर्ट में, तो उसके बाद कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, सरकार ने AHTU बना दिया है, जो आप यूनिट की बात बोल रहे हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। वहां पे पैसे भी दिए, सब कुछ दिया। अब मैं परसों क्या लास्ट वीक की बात बताऊं, हम लखनऊ में रेड करने गए थे। लोकल पुलिस को ये नहीं पता था AHTU क्या है। आप सोचिए, लखनऊ जो कि यूपी का राजधानी है, वहां पे लोकल पुलिस को ये नहीं। सरकार ने तो कर दिया AHTU, नोडल एजेंसी, सब कुछ। वहां पे लोकल पुलिस मुझे बोले, आप कौन? पुलिस वाले को हम AHTU से। AHTU क्या है? सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। हम जितना हो सके ग्राउंड में अवेयरनेस करते हैं, लेकिन क्या होता है, अवेयरनेस करने के बाद भी ना ट्रांसफर हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हम लोग MOU बोलिए, कॉन्फ्रेंस बोलिए, कंसल्टेशन बोलिए, सिर्फ IPS IAS ऑफिसर्स के साथ करते हैं। हमको जरूरत है अवेयरनेस करने की कांस्टेबल के साथ, सब इंस्पेक्टर के साथ, क्योंकि ग्राउंड में वो जाता है। ग्राउंड में कोई SP या कोई DCP मेरे साथ नहीं जाएगा। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्राउंड में जाते हैं कांस्टेबल। आप GB रोड की, मैं अपनी लाइफ की एग्जांपल आपको बताऊं, CBI के साथ GB रोड में हम गए थे रेड करने के लिए। GB रोड की औरतें CBI से नहीं डरता, क्योंकि नॉर्मल यूनिफॉर्म में होता है। वहां पे कांस्टेबल का डंडे से जितना वो डरता है ना, वो CBI के एक DCP से इतना नहीं डरेगा। तो हमको सोचने की जरूरत है, हमको ग्राउंड में कौन है। बिल्कुल, हमें ग्राउंड में पुलिस के साथ काम करने की जरूरत है। हम ग्राउंड में पुलिस को अवेयर नहीं करते, हमको ट्रेनिंग ही नहीं देते। और अगर ट्रेनिंग देते हैं तो वो, देखिए पहली बात तो ये है, हम बोलते हैं पुलिस, जो मेरा मानना है, मैं अभी पुलिस रिफॉर्म्स में काम कर रही हूँ, मुझे लगता है हम बोलते हैं पुलिस घुस खाती है, पुलिस काम नहीं करती। मैं पुलिस का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप सोचिए ना, पुलिस को सैलरी इतनी कम मिलती है, पुलिस का ड्यूटी इतने ज्यादा का है। हम जब एक रेड सिग्नल तोड़ते हैं, पुलिस अगर बोलते हैं चालान काटोगे, हम तो चालान नहीं लेते, हम पैसे दे देते हैं। तो हम तो करप्शन को बढ़ावा देते हैं ना। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पुलिस करप्ट है? हम उसको बढ़ावा बंद करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात है, पुलिस का अवेयर करो, ग्राउंड में जो पुलिस है उस पर काम करो, कांस्टेबल लोगों के साथ काम करो, IPS IAS के साथ तो सब लोग ही काम करते हैं। जो मेरा अभी मुद्दा ये है। तो ये आपने बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक पुलिस जो है वो नहीं जानता है, कांस्टेबल नहीं जान रहा है। तो आपको क्या लगता है, कांस्टेबल या इस तरह के जो ग्राउंड पे जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच भी काम करने की जरूरत है, या फिर अलग अलग जो समुदाय, अलग अलग समाज के लोग हैं, उनमें भी अवेयरनेस का काम करना चाहिए, NGOs को या सरकारी देखिए प्रयास से? सबको काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो बस ड्राइवर्स है, जो मैं अभी करती हूँ, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे NGO कभी खोलना नहीं था। मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन इसलिए खोला क्योंकि मुझे सबसे बड़ी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज लगती है, वो है बातचीत करना। मैं ऑटो ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, जो फ्लाइट में पायलट बैठा हुआ है, जो नर्सेज है, डॉक्टर से, सबसे बात करती हूँ। क्योंकि ये ऑटो ड्राइवर में ही बिठा के लड़कियों को लिया जाता है, बस में बिठा के ही लिया जाता है, उनको जानकारी की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप उन लोगों से बात करो जो ग्राउंड में है। ऑफिसेज में नहीं होता ये काम, ये ग्राउंड में होता है काम। एक तो पुलिस वालों को अवेयर करने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है। उसके साथ ऐसे लोगों को ट्रेन करो जो ट्रांजिट एरिया में हो, जो ट्रांसपोर्ट में हो, उनको अवेयर करो। ट्रेन्स में बात करो, TT से बात करो। मुझे वो लगता है हम सिर्फ रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करके क्या? रिहेबिलिट नहीं कर पाते। हम
मुझे ऐसा लगता है हमें प्रिवेंशन में काम करने की जरूरत है। यही कारण है कि मैंने अपना एनजीओ मैंने स्टार्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है हम क्राइम होने के बाद क्यों काम करें, हम क्राइम को ही क्यों ना रोकें। तो वही बात है, यही चीज है कि मैं, और इसमें भी आप देखोगे मोस्ट ऑफ द एनजीओ क्यों रेस्क्यू पे काम करती है, क्योंकि इम्पैक्ट दिखाना इजी है, नंबर्स दिखाना इजी है, फंडिंग रेस्क्यू करके देने होते हैं। प्रिवेंशन में जैसे मैंने अब तक शायद 35,000 लोगों को अवेयर कर दिया होगा, मेरे डेटा में, लेकिन मैं वो कैसे प्रूव करूं, मेरे पास फोटोज है, लेकिन रेस्क्यू में क्या होता है नंबर्स दिख जाते हैं ना, तो ये डिफरेंस है। तो वहां पे भी आपको देखोगे तो ये सारे बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना चैलेंजेस है ऑन ग्राउंड। अभी आप बताएं अलग अलग राज्यों में जहाँ से मानव तस्करी के ज्यादा मामले आते हैं, वहां भी आप ग्राउंड पे जाके काम कर रही हैं, तो जरा उसको भी बताएं क्यों वहां ग्राउंड पे क्यों काम कर रही हैं। देखिए ग्राउंड पे इसलिए काम कर रही हूँ, सबसे बड़ी बात है, देखिए डेस्टिनेशन पे काम करके कुछ नहीं होगा, दिल्ली बॉम्बे में काम करके कुछ नहीं होगा। दिल्ली बॉम्बे में इतने एनजीओज हैं, हम सिर्फ रेस्क्यू करते हैं। ग्राउंड पे काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वहां पे उनको पता नहीं है, वो सोचते हैं कि उनकी बेटा या बेटी बाहर जा रहे हैं अपना जिंदगी बनाने के लिए, उनको ये नहीं पता कि उनके बेटा बेटी जा रहे हैं जिंदगी में शायद वो मिल नहीं पाएंगे उनके बेटे बेटी से। वहां पे क्यों ना हम लाइवलीहुड का कुछ स्टार्ट करें, वहां पे उनकी रोजगारी के लिए कुछ क्यों ना करें, वहां पे उनके रोजगारी के लिए बहुत कुछ है सरकार का, हमें करना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ अभी वहां पे लड़कियों से बात करती हूँ, वहां पे लड़कियां मुझे बोलती है कि दीदी यहाँ पे सूखा पड़ता है, यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, तो मैं इसलिए वहां पे लड़कियों से बात करती हूँ, वहां से बोलती हूँ कि और एक चीज है फोन। जब से पेंडेमिक हुआ है हर बच्चा स्मार्टफोन यूज करता है, फेसबुक में दोस्ती हो जाती है, क्या बोलते हैं अभी टिकटॉक बंद हो गया है, स्नैपचैट में दोस्ती हो जाती है, इंसान को पता ही नहीं होता अगला बंदा। अभी हमने एक लड़की की बात मैंने सुनी, छोटी सी लड़की, उसको कोई 55 साल का बंदा 20 साल का लड़का बन के चैट कर रहा था। जब लड़की उसको रेलवे स्टेशन में मिली तब उसको पता चला 50 साल का आदमी है, 55 साल का आदमी है। तो आप सोचिए मतलब ये जो फेकनेस की सोशल मीडिया में आपके उस तरफ कौन बैठा है आपको पता ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें मैं ग्राउंड पे इसलिए काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं असम से बिलोंग करती हूँ, बहुत एक छोटे रेलवे टाउन है, लामडिंग से बिलोंग करती हूँ। उसके इर्द गिर्द इतने चाय बागान है और चाय बागान के लोग इतने क्या बोलती हूँ मासूम और इतने नासमझ, आप उनको बेवकूफी ले सकते हो ऐसे है। उनको अगर कोई बोलता है ना कि चलो मेरे साथ, वो चला जाता है। मैंने खुद एक औरत को रेस्क्यू किया था 2015 में, सिलचर की लेडी थी, 50 साल की लेडी थी, उनकी बेटी की उम्र 24 साल की थी, उनकी शादी एक 26 साल के लड़के के साथ करवाया जा रहा था जिंद में, आप सोचिए, क्योंकि वो छोटी थी। जहां पे 50 साल की औरत सेफ ने, वहां पे लड़कियां कैसे सेफ हो गया बताइए। तो इसीलिए मैं सोर्स पे काम करती हूँ, तस्करी के बारे में बात करती हूँ, और सिर्फ तस्करी के बारे में बात नहीं करती, मैं हर चीज के बारे में बात करती हूँ। पितृसत्ता हो गया, जेंडर हो गया, घर में जो मैक्सिमम बच्चे इसलिए भी ट्रैफिकिंग होती है क्योंकि घर में सेम सॉर्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन नहीं मिलता। आप 4 बच्चे होंगे तो माँ बाप किसी एक बच्चे को ज्यादा नोटिस करते हैं, बाकी को अवॉइड करते हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण है, उसकी वजह से मैं छोटी छोटी चीजों को भी एड्रेस करती हूँ, सिर्फ तस्करी पे फोकस नहीं करती हूँ। अच्छा, जो ग्राउंड से लेकर के आते हैं अलग अलग राज्यों से जो तस्करी होती है, तो क्या परिवार को भी मालूम होता है? कुछ परिवारों को मालूम होता है, जैसे गरीबी की वजह से लोग बेच देते हैं, जैसे आपने बताया। परिवार को तो कुछ को तो मालूम होता ही है, सीधी बात है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती है, मैक्सिमम केसेस में माओ को नहीं पता होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। पिताजी को बोलते हैं कि ये पैसा रख लो, वो भी शायद अपने दिमाग में इतना सोच नहीं पाते कि उनकी लड़कियों को बेचा जाएगा, लेकिन बहाने से लेके आते हैं। बहाने से। सबसे बड़ी बात है पता है क्या होता है गांव में, मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अचानक कोई पैसे वाला हो जाता है, उसके घर में फ्रिज आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, घर पक्का हो रहा है, हम जाके पूछते हैं अरे आप इतने पैसे वाले कैसे हो गए, आप हमारी बेटी को भी ला जाओ। हम उनको ये नहीं पूछते कि यार तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, हम उनके पास अपने बच्चों को दे देते हैं और हमें नहीं पता चलता। तो ये जो तस्करी होती है ना, देखिए मैक्सिमम जो तस्कर होते हैं, जो ट्रैफिकर्स होते हैं, वो गांव के ही लोग हैं। मैंने पहले भी बोला है, दिल्ली बॉम्बे में बैठे हुआ इंसान कैसे पता चलेगा गांव में कौन है। तो ये तो बहुत बहुत बड़ा मैटर है और इसके लिए लोकल पुलिस को बहुत एक्टिव होने की जरूरत है। हम लोग, दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है, यूपी पुलिस भी ठीक ठाक काम करती है, बॉम्बे पुलिस भी, लेकिन जो ग्राउंड के पुलिस है उनको तो पता ही नहीं है जहाँ से मामले होते हैं, जहाँ से अब पुलिस। आप बताइए इंडिया एक ऐसा क्षेत्र है, सुनने में बुरा लगेगा, बहुत ऑडियंस होगी वो भी मुझे बोलेगी, हमारी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वीआईपी ड्यूटी, रूट अरेंजमेंट, ये सभी करती रहती है पुलिस। आप अगर थाने में जाके बोलो एक लड़की मिसिंग है, उसको बाद में एड्रेस किया जाएगा। हमारी जो प्रायोरिटी नहीं देंगे उसको। हाँ, हमारी देश की जो पुलिस है वो सारा टाइम तो वीआईपी ड्यूटी में बिजी रहती है, रूट में बिजी रहती है, अरेंजमेंट में बिजी रहती है। आप सोचिए कैसे हम ग्राउंड पे कुछ काम करें। तो यही प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है पुलिस को इन सब एरियाज में ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि क्राइम बंद हो पाए।
आपको लगता है बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पे फलते फूलते हैं, काम करते हैं? हम्म। क्या ये जो मुद्दा है मानव तस्करी का, ये भी राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है अगर सही मायने में देखा जाए तो? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरह से बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आएगा कि मतलब जो अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, वहाँ के उनके घर में बच्चे होंगे ही नहीं। आप पश्चिम बंगाल में मानोगे नहीं, एक ही गांव में एक घर में बच्चा नहीं है, अगले 2 घर छोड़ के तीसरे चौथे घर में बच्चा नहीं है। कैसे हो सकता है कि एक ही एरिया में, एक ही गांव से नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, डुवर्स में आप चले जाओ, पूरे गांव गांव में बच्चे नहीं है, और सेम केस है। फोन पे बात हुई, बच्ची गई, नहीं मिल रहा है। घर से निकली बच्ची, किसी ने चुन्नी फेंक दिया, बच्ची बेहोश हो गई। बच्चे मुझे बोलते हैं कोई एक ड्रग है जो वो खाते हैं चाय के साथ या समोसे के साथ, बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है, उनको दिखता है कि वो जीबी रोड में, वो हरियाणा में। ऐसा क्या ड्रग है भाई? और वो ड्रग खाने से आपको लगेगा मैं कॉन्शियस हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मेरा ब्रेन डेड रहता है। तो आप सोचिए, एक ही गांव में अलग अलग घरों से बच्चों की इतनी ट्रैफिकिंग होती है, क्यों ऐसा है कि किसी को नहीं पता। तो ये तो ऑफ कोर्स ये मैटर ऑफ कंसर्न है, हमारे डेमोक्रेसी बोलिए, हमारे नेशनलिज्म बोलिए, इस पे खतरा है ऑब्वियसली। इस तरह के हमारे बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है। कौन ज्यादा जिम्मेदार इसके लिए? क्या जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, या सरकारें? किसको? देखिए, मैं तो ये नहीं बोलूंगी कि सरकार, सामाजिक ये लोग इन्वॉल्व है। मेन है हमारे लॉज एकदम स्ट्रिंजेंट नहीं है। लॉज तो सरकार ने बना दिया है, आर्टिकल्स भी बना दिया है, बहुत कुछ बना है। मेन है कन्विक्शंस नहीं होते, लोगों को सजा नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात है इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। अभी सरकार बात करने लगी है, पता नहीं कितने सालों से ये चल रहा है, सरकार अभी बात करने लगी है। सरकार के पास दूसरे मुद्दे हैं बात करने के। अभी जैसे इलेक्शंस के बारे में जितना आप बात करेंगे, लेकिन इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। आप नेशनल न्यूज में भी देखेंगे, पूरे दिन में शायद इक्का दुक्का न्यूज़पेपर में छपता है। सरकार क्यों बात नहीं कर रही? क्या जनता बात नहीं कर रही है, अवेयर नहीं है, इस वजह सरकारें भी अवेयर नहीं? सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार अवेयर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सरकार को एक तो रिपोर्टिंग, एक तो ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग बहुत अलग चीज लोग मानते हैं। मैक्सिमम किडनैपिंग केसेस एक्चुअली ट्रैफिकिंग केसेस ही है। एक तो सरकार को भी इतनी जानकारी नहीं है, जो मुझे लगता है। मैक्सिमम जो पॉलिटिशियंस है या फिर जो लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है, गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं इसकी। इस चीज की जो आप सही बोल रहे हैं, इस चीज की जो सीरियसनेस है, इसको नहीं पता, इस बारे में पता। एनजीओ काम करती है, एनजीओ पिटीशन डायल करती है, एनजीओ ने इतने रिसर्च कर डाला है, लेकिन सरकार को इस चीज के बारे में पता नहीं है। पता भी है तो उनको नहीं पता कि इतना सीरियस मैटर है। आप सोचिए, हरियाणा में गांव गांव में सिर्फ बंगाली लड़कियां है, बंगाली मुस्लिम लड़की है। पूरे गांव में जो लड़कियां 15-16 साल की है और उनके पति 45 साल 50 साल, आप सोचिए। पूरे दिन लड़कियां कपास के खेतों में काम करती है, और रात में जो ये उनका अब्यूज होता है, एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो आप सोचिए, पूरे ऐसे ऐसे गांव है। पंजाब में तो हम बात नहीं करते, पॉलीएंड्री कितनी चलती है। पॉलीएंड्री मतलब एक लड़की, उसके 5 पति। ये कितना कॉमन है, क्यों ऐसा हो रहा है? वो भी शोषण है, बड़ा शोषण, सोशल। और इतना लड़के, स्पेशली ईस्ट इंडिया के लड़कियों के साथ, चाहे वो आप असम ले लो, चाहे वो उड़ीसा ले लो, चाहे बंगाल ले लो। ऑफ कोर्स सरकार को इस चीज के बारे में पता है, लेकिन वही आप बोलेंगे ना, गंभीरता को नहीं समझती। आखिरी सवाल ये है कि जैसे आम जनमानस जो है कैसे जाने, क्योंकि सब लोग समाज में रहते हैं, जैसे अभी ऑटो में हम जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में हैं, तो कैसे हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कोई जा रहा है साथ में, उसका शिकार है या ट्रैफिकिंग का शिकार है, मानव तस्करी हो रही है? कैसे जान सकते हैं ताकि आम जनमानस भी इसके लिए प्रयास करे? जैसे आप अकेले प्रयास कर रही हैं, हजारों लोग, अगर आम जनमानस भी प्रयास करने लगे तो शायद ये समस्या कम होना शुरू हो जाए। तो कैसे आम जन जो है इसको समझ पाएगा, या कैसे इसको आइडेंटिफाई करे? देखिए, मुझे तो सबसे बड़ी बात लगती है अलर्ट रहना। अलर्ट रहिए आप। अगर ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, आपके बगल में कोई बच्चा बैठा है, उसके हाव भाव से आपको पता लग जाता है। जनरली वो कंफर्टेबल है, बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है, पता चल जाता है। मुझे लगता है एक तो चाइल्ड लाइन का नंबर है 1098 1098, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। लोकल एनजीओ के साथ कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैं अपना डिटेल्स आपको दे दूंगी। सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा अलर्ट रहे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उस बच्चे का बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। आपके साथ ट्रेन में आते जाते हैं हम लोग ना, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, हम अपने आप मैं चीज को लेके इतना बिजी रहते हैं ना, हम देखते ही नहीं आसपास। सब लोगों को मुझे लगता है पता होगा कि आसपास में क्या चलता है। हिट एंड रन में भी मैंने उस दिन देखा है, एक बंदा स्कूटर लेके पड़ा हुआ है, सब लोग जा रहे हैं, सबको ये डर है कहीं पुलिस मुझे थाने ना ले जाए। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अगर हम अपने आप से बाहर आके अगर थोड़ा सोचे तो हम बहुत मदद कर सकते हैं। और जहां तक ट्रैफिकिंग के बाद है,
आपको पता चल ही जाता है जनरली, मोस्टली हम लोग को पता चल जाता है। जैसे मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, एनजीओ के साथ बात की, कुछ गाइडलाइंस मैंने पढ़े तो मैं रिपोर्ट करने लगी। जैसे अभी आनंद विहार में भी आप सुबह सुबह जाएंगे, जो ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आती है, उसमें आपको इतने बच्चे मिल जाएंगे तो ट्रैफिक होके आते हैं, उसको आप पता ही चल जाएंगे। एक बच्चा उसके माँ बाप के साथ नहीं, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। लेकिन हम बॉदर्ड नहीं है, हमको लगता है हमारा तो प्रॉब्लम नहीं, हम कहीं पुलिस केस में ना फंस जाए, तो यही कारण है। चलिए, आपने इंडियन टुमारो को वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।